वेलकम बैक टू अवर पाठशाला सर जी क्लासेस। हमने इसके पहले वीडियोस में शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ये सारे कवर किए हैं एसएसटी के। ओके, तो अब हम लोग करने वाले हैं लॉन्ग आंसर्स। तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करती जाइए और आपका रिवाइज भी होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, आप लोग को पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है हमारे कंट्री का, है ना। सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन सबसे लास्ट होता है। ओके, जितने भी स्टेट्स में हाई कोर्ट्स होते हैं, अगर वहाँ का डिसीजन किसी को पसंद नहीं आता या वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है ओरिजिनल जुडिक्शन, आर्टिकल 131 इसमें लिखा गया है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली हियर डिस्प्यूट्स बिटवीन, वो डायरेक्टली जो जिनके बीच झगड़े होते हैं उसको डायरेक्टली सुनता है। किसके किसके बीच का? अब वो छोटे मोटे तो नहीं, थोड़े बड़े केसेस रहते हैं वही सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, मीन्स अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड किसी स्टेट के बीच में हो रहा है तो वो कौन हैंडल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेट वीएस अदर स्टेट। अगर कोई स्टेट और गवर्नमेंट, मतलब तीन लोग हो गए, एक दो पर्टिकुलर स्टेट में हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो रहा है डिस्प्यूट, तो कौन हैंडल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और अगर कोई सिर्फ स्टेट और स्टेट्स में हो रहा है तो कौन हैंडल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है? एपेलेट जुडिक्शन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर क्या लिखा है, इट इज द हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट हियर अपीयर्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन, वही जो मैं बताई, अगर हाई कोर्ट का डिसीजन सेटिस्फाई नहीं होता है तो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस मीन्स अगर किसी का डेथ हो गया, मर्डर हो गया, तो अगर हाई कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है तो वो केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। डन। अब नेक्स्ट क्या है? सिविल केसेस, लाइक प्रॉपर्टी वगैरह में जो विवाद होता है, झगड़ा होता है, वो वाले केसेस। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो अगर लॉ वगैरह में होगा कुछ कि ये राइट सही नहीं है, ये लॉ सही नहीं है, उसके लिए। ओके, एडवाइजरी जुडिक्शन, ये क्या होता है? और ये आर्टिकल याद रखना 143 में है। जो एडवाइजरी जुडिक्शन क्या होता है? जैसे कि प्रेसिडेंट है या पार्लियामेंट में हमारे कोई भी लॉ वगैरह लाने के पहले डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक, तो वो तो ठीक है लाते हैं, लेकिन अगर उनको किसी का एडवाइस चाहिए तो वो किससे लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। ओके, सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस लेंगे और कंपलसरी नहीं है कि एडवाइस को मानना ही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है तो मानना ही है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। ओके, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं डिसीजन, वो सिर्फ एडवाइस के तौर पे ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। देखो लिखा है, प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन on important legal constitution questions, the opinion is not binding, मतलब प्रेसिडेंट को ये कंपलसरी नहीं है कि मानना है। ओके, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, लेकिन वो किसी इंपॉर्टेंट बेस पे, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी क्वेश्चंस के बेस पे वो एडवाइस ले सकते हैं। ओके, इसका आंसर और दो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। फोर्थ क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो हमारे नॉर्मल राइट्स है, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, ये सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इशूज राइट्स हैवर्स कॉर्पस बंडमस प्रोविजन, जितने भी ये लिखे हुए हैं, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स वो सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी को उनका हक नहीं मिल रहा है, उनकी राइट्स को नहीं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके राइट्स के अगेंस्ट उनसे कुछ करवाया जा रहा है, ठीक है, तो वो कोर्ट में जाके उसके खिलाफ रजिस्टर करवा सकते हैं कंप्लेन और अपने लिए जस्टिस ले सकते हैं। ठीक, और जुडिशियल रिव्यू, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट कैन डिक्लेयर एनी law passed by parliament or state legislatures or any executive action unconstitutional and invalid if it is violated the constitution। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास राइट्स है कि अगर कोई सा भी ऐसा लॉ पास कर दिया गया है थ्रू लेजिस्लेटर या पार्लियामेंट, वो उसको मना कर सकते हैं। कैसे? अगर वो राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी कंट्री के लोगों के लिए अनवेल है, वो ठीक नहीं है अगर, तो वो क्या कर सकते हैं?
उसको मना कर सकते हैं कि ये सही नहीं है, तो ये वाला लॉ आप इसमें चेंजेस कीजिए और फिर इसको लाइए। ओके, तो उसके पास किसके पास राइट है? सुप्रीम कोर्ट के पास। अब क्या लिखा है? अदर पावर्स। और क्या क्या अदर पावर्स होते हैं उसमें? देखो ये सारे किसमें है? आर्टिकल 141 में। अगर आप ये एग्जाम में मेंशन करते हैं आर्टिकल्स, तो आपका आंसर अच्छा दिखेगा, ठीक है, अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उसका। और अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो इट्स ओके, लेकिन पॉइंट्स अच्छे से आप डिस्क्राइब कीजिए। क्या है? डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, कैन रिव्यू its own judgment, can punish for contempt of court, can transfer cases between high court। देखो क्या क्या है अदर, वो जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट्स को भी दे सकते हैं, जैसे नॉर्मल कुछ केसेस है तो वो वापस हाई कोर्ट्स को दे सकते हैं, अपना जजमेंट को वो रिव्यू कर सकते हैं जो मिला होगा। और क्या? डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वही लास्ट डिसीजन होता है, ठीक। अगर उन्होंने कह दिया कि ये राइट्स है तो है, और उसके और चेंजेस नहीं हो सकते। आप एक बार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए हो तो वही फाइनल है। अगर आपको हाई कोर्ट का पसंद नहीं आ रहा है तो देखो, आप क्वेश्चन नंबर 17 का ये और वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। Which amendment have been made in the constitution for social changes that you consider extremely necessary? ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशल चेंज के लिए बना है और बहुत ज़रूरी है? ओके, तो देखते हैं, बहुत सारे इसमें भी पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स हैं, आप लोग समझिए। अगर आप ये अच्छे से लिख दिए एग्जाम में तो आपके लॉन्ग आंसर्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखो क्या है? सोशल इक्वालिटी। फर्स्ट, सोशल इक्वालिटी मीन्स जो भी कास्ट है, जेंडर है, रिलीजन है, उसमें क्या इक्वालिटी प्रोवाइड करना। ये नहीं कि आप इस रिलीजन के हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिले और कोई अदर रिलीजन का है तो उसको कम प्रेफरेंस मिले, राइट। तो देखो, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड द सेम, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर और बर्थ। कॉन्स्टिट्यूशन से ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड बैन्स अनटचेबिलिटी। अर्ली चेंज अलाउड स्पेशल हेल्प रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड पीपल टू रिड्यूस कास्ट गैप। देखो ये जो रिजर्वेशन वाला आया सिस्टम वो किसके लिए था? जो लोअर कास्ट के पीपल्स थे ना, उनके लिए, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो अभी तक चल रहा है। और क्या ये जो अनटचेबिलिटी वाला था उसको बैन किया गया कि ऐसा नहीं करना है। ओके, तो ये सोशल इक्वालिटी हुआ। सोशल जस्टिस क्या है? जो भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पावरफुल या रिच पीपल्स है उन्हीं को सही, उन्हीं के सपोर्ट में आए आपका फैसला, ऐसा नहीं है। जो वीक है, पुअर सेक्शन है, उनके अकॉर्डिंग भी फैसला आएगा। अगर उनका सही है, वो सही है किसी चीज़ के लिए और कोर्ट में गए हैं तो फैसला किसके आएगा, किसके फेवर में आएगा? सही फेवर के। ऐसा नहीं कि रिच है तो उसके में चला जाए। ओके, क्या लिखा है? वीक एंड पुअर सेक्शन मस्ट बी गेट फेयर चांस and protection from exploitation. Government should reduce rich-poor gap and help ST, SC, OBC group. Later changes gave extra seats in education and jobs for backward classes and poor families. देखो, जो रिच और पुअर का गैप है उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्वेशन का भी लाया, जिसमें ST, SC, OBC ग्रुप्स के लिए जॉब्स, एजुकेशन, इसमें अलग से सीटें रिजर्व की गई, ठीक है। जैसे जॉब में ऐसा रहता है ना कि 20% रिजर्व है सीट, ठीक है, तो वो क्यों रहता है? ये जो रिच और पुअर का गैप है उसको हटाने के लिए। और एजुकेशन में बोला गया है, तो हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होते हैं, है ना, उसके लिए एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी सीट रिजर्व रहता है कि इनके लिए इतना परसेंट चाहिए, इनके लिए इतना परसेंट चाहिए, राइट। ओके, थर्ड देखते हैं, जुडिशरी पावर। कोर्ट, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, चेक इफ एनी लॉ and government actions are correct. They protected our rights and give final decision in a big cases. One big changes tried to weaken courts, but next changes made courts stronger and independent again. अगर कोई डिसीजन गलत हो गया है या कोई लॉ वगैरह में चेंजेस करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ठीक। चलो आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं इसी क्वेश्चंस के 4 और 5, ठीक। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एंड एमरजेंसी प्रोविजन। देखो, राइट टू एजुकेशन क्या है, इसका याद रखना ना, 86 अमेंडमेंट में ये आया था और क्या है 2002 में। ओके, एजुकेशन में क्या था, जो पहले के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, जो गरीब बच्चे थे, पुअर थे, उनको एजुकेशन का राइट्स नहीं था, वो उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने चेंजेस लाया कि नहीं, एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है।
तो कितने से 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स या बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी हो गया, ठीक, चाहे वो कहीं के भी हो, इन विलेज, सिटीज, सारे प्लेसेस के। देखो क्या लिखा है, रीड करते हैं। द 86 अमेंडमेंट 2002 मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21A, ये भी याद रखना, आर्टिकल 21A में लिखा गया था द चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स इट इंश्योर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एंड एडेड पेरेंटली ड्यूटी। दिस फाइट्स लिटरेसी, चाइल्ड लेबर एंड प्रमोट सोशल प्रोग्रेस। ये क्या होता है, इलिटरेसी को बंद कर रहा है, चाइल्ड लेबर को बंद कर रहा है और प्रमोट कर रहा है सोशल प्रोग्रेस को। और ऐसा नहीं है कि 6 to 14 को पढ़ना है तो अब उनको फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा ना, अगर कुछ पुअर्स हैं वो कैसे पढ़ सकते हैं, ओके। तो उनके लिए गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की ताकि वो पढ़ पाए। देखो यहाँ लिखा है एंश्योर्स द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजंस, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 and 360 allow the declaration of nation, state and financial emergency in crisis. During emergency, centers get more power and some fundamental rights can be suspended. The 44th Amendment 1978, the Protection Article 2021 and made emergency harder to misuse. अच्छा देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गया, एक स्टेट हो गया और एक फाइनेंशियल हो गया। फाइनेंशियल में क्या होगा, जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी कम कर दी जाती है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कंट्री में फाइनेंशियल का प्रॉब्लम आया होता है, ठीक है। स्टेट्स में क्या होता है, कभी कभी मेजॉरिटी वो नहीं प्रूव कर पाती हैं तो वो गवर्नमेंट हटाया जाता है, ठीक है। इसमें आएगा मेजॉरिटी अगर प्रूव नहीं कर पा रही है, और इसमें आएगा जो सैलरी वगैरह है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की वो रिड्यूस कर दिया जाता है। और नेशनल में अगर वॉर वगैरह का कंडीशन हुआ है तो पावर्स कुछ कम कर दिए जाते हैं, मतलब राइट्स वगैरह जो होता है, जैसे राइट टू फ्रीडम्स है, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि मीडिया है वहाँ पे जाके सारा खबर दे रही है सोशल मीडिया में, ऐसा नहीं, ठीक। ये जो 1975 में हुआ था उसमें क्या हो गया था, नेशनल इमरजेंसी लगी थी जिसमें मीडिया के पावर कम कर दिए गए थे, ठीक है, उनके पावर कम कर दिए गए थे और बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था, ओके। तो ऐसे कुछ इमरजेंसी अगर कंट्री में आती है तो कुछ पावर्स कम कर दिए जाते हैं और चेंजेस किए जाते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, क्रेडिट फैसिलिटी ऑन वन हैंड हेल्प इन इंक्रीजिंग अवर इनकम while on the other hand it traps us in debt, explained with example from around you. ओके देखो जो क्रेडिट फैसिलिटी है मैं आप लोग को बताती हूँ। क्रेडिट फैसिलिटी मीन्स क्या, जैसे कि एक आप सपोज करो आपको कहीं से लोन प्रोवाइड हो रहा है, आपके पास फंडिंग नहीं है, आप कुछ करना चाहते हैं, ओके। तो आपको गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड कर रही है कि ठीक है आप ये वाला फंडिंग ले लीजिए और जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए, एक टाइम लिमिट आपको मिलेगा, उस टाइम तक आपको क्या करना है, वो पैसे रिटर्न करने हैं, ठीक। उसके कुछ इंटरेस्ट होंगे, लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट में गवर्नमेंट देती है, तो उसमें क्या है, अगर आप सक्सेसफुल हुए तो ऑब्वियसली आप रिटर्न कर दोगे, आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। बट इन केस अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आपका लॉस हो जाता है, तब तो आपको और बर्डन बढ़ गया ना। पहले आपके ऊपर कर्ज नहीं था, आपने किसी से पैसे नहीं लिए थे, अब तो आपने पैसा भी ले लिया है और आपको ऊपर से और लॉस भी हो गया है, अब आपको देना पड़ेगा पैसा वापस से, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या है, वही एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है। देखो एज वी टेक लोन फ्रॉम सम पर्पस, समटाइम वी गेट सक्सेस फॉर द पर्पस वी हैव टेकन, समटाइम वी इन्वेस्ट दिस लोन अमाउंट सम बिजनेस, इफ द बिजनेस एट प्रॉफिट वी कैन easily repay, ओके। यही मैंने कहा, द अमाउंट ऑफ द लोन, बट इफ द बिजनेस इट इज एट लॉस वी कैन नॉट पे द अमाउंट, इन सच केसेस वी आर caught in net of loan। देखो कैन नॉट, अगर लॉस हो गया तो कैसे पे करेंगे, देखो यहाँ पे एक वही एग्जांपल दिया है कि अगर आप पे नहीं कर पाते तो नेक्स्ट ईयर उसका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, तो आपके ऊपर ये बहुत बर्डन आ जाता है कि आपको पहले वाला अमाउंट भी पे नहीं किया, अब इंटरेस्ट और बढ़ के आएगा, तो ये ऐसा है। और एक आप फार्मर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सपोज फार्मर ने लोन लिया, क्या के लिए, अपने फार्मिंग के लिए, और ठीक है वो सब अच्छे से कर रहा है, फार्मिंग के लिए जो मशीन वगैरह चाहिए वो ले लिया, सीड्स वगैरह ले लिए और सब अच्छे से किया। अब उस साल बारिश ही नहीं हुआ तो उसका फसल होगा नहीं, अब उसका फसल नहीं हुआ
तो वो तो पूरा लॉस में चला गया। अब उसके ऊपर बर्डन आया कि नहीं, एक तो पहले ही उसका प्रॉफिट नहीं हुआ, ऊपर से उसने लोन ले रखा था, अब उसको पे करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल से आप लोग समझे। और इसी का अपोजिट करोगे तो क्या होगा, अगर फार्मर ने लोन लिया और सब कुछ अच्छे तरीके से हुआ, उस साल बारिश भी अच्छी हो गई, वेदर भी उसी कंडीशन का था, वो अच्छा खासा उसने प्रॉफिट कमा लिया, उसने लोन पे कर दिया और उसके पास एक्स्ट्रा जो अमाउंट था वो एज अ प्रॉफिट भी रह गया। तो ये अच्छी चीज़ भी है, और अगर इसमें आप फ्लॉप होते हैं तो ये आपका बर्डन बढ़ा देती है। ये एग्जाम्पल आप लोग चाहें तो रीड कर सकते हैं, और बाकी मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या पूछा गया है, देखो, व्हाट आर द थिंग्स दैट मल्टीनेशनल कंपनीज कीप इन माइंड बिफोर सेटिंग अप अ प्रोडक्शन यूनिट इन अ कंट्री। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, क्या बोलते हैं उसको, MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो क्या क्या सोच के किसी कंट्री में अपना प्रोडक्शन सेटअप करती हैं, ठीक, अपना कंपनी सेटअप करती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखो क्या क्या वो चाहती होंगी अपना कंपनी सेटल करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन आर अवेलेबल एट अ चीप रेट। जो रॉ मटेरियल है वो उनको रिक्वायर्ड हो एट लोवेस्ट कॉस्ट, सबसे कम दाम में उनको मिल जाए, इजीली मिल जाए। स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल एट चीप रेट। सबसे ज़्यादा कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उसका काम लोवेस्ट कॉस्ट में हो जाए, ताकि वो जब उसको बेचे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। ओके, तो उसी के हिसाब से लिखा हुआ है, उसको लेबर भी चीप रेट में मिले। और ऐसे नहीं कि जिसके पास स्किल्ड ही नहीं है, उनको आ ही नहीं रहा है, फिर आप उसको ट्रेनिंग देने में, सिखाने में खर्च कर रहे हो, तो वही हो गया ना। तो स्किल्ड लेबर चाहिए उनको। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द कंपनीज वांट टू गवर्नमेंट पॉलिसी दैट ऑफ दैट कंट्री शुड बी कंसोलेंस विद द डिसीजन ऑफ द कंपनी। जो उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो उनके अकॉर्डिंग हो, मीन्स थोड़ा उनको डिस्टर्बेंस ना हो कि ये पॉलिसी में नहीं है, ये इलीगल हो जा रहा है, इस टाइप से। अब क्या है, थ्रू द एक्विजिशंस ऑफ लोकल कंपनीज प्रमोट प्रोडक्शन वर्क। Okay. Purchase goods from small producers and arrange to the sale them by putting their own label. छोटे प्रोड्यूसर से ले, जैसे नॉर्मली बेसिस में क्या करते हैं, फार्मर्स वगैरह से ले लेते हैं जो भी फूड हो या जो भी उनका प्रोडक्शन हो, और उसमें लेबल वगैरह लगा के उसको हायर कॉस्ट में बेच दिया जाता है, ठीक। तो ये होता है। अब क्या है, सीक्स वाइडर मार्केट इन दैट ऑफ द कंट्री। अच्छा, अगर कोई भी कंपनीज है कहीं पे भी बिजनेस कर रही है, वहाँ का मार्केट बड़ा नहीं होगा तो उनको कैसे प्रॉफिट हो सकता है, राइट। उनको चाहिए कि वहाँ ज़्यादा बड़ा मार्केट हो, ज़्यादा क्वांटिटी में लोग अवेलेबल हो उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। वेयर द रेट्स ऑफ द टैक्स इज लेस इट स्टार्ट इफ इट्स वर्क ऑफ द होप सफिशिएंट प्रॉफिट। वहाँ का टैक्स रेट भी लेस हो। अगर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस वो लोग पे कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट कैसे अर्न होगा, ठीक है। तो देख लो, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको पहले मल्टीनेशनल कंपनीज चेक करती हैं, उसके बाद वहाँ पे सोचती हैं कि उनको सेटअप करना है कि नहीं, और अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही कोई भी कंपनी सेटअप करेगी। देखते हैं 9 का और वाला क्वेश्चन। ओके, ध्यान से देखो। आउटसोर्स इज एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंपनी। देखो क्या पूछा है ग्लोबलाइजेशन कंपनी के बारे में, जो अलग अलग कंट्रीज बिजनेस करती है, राइट। देखते हैं, आउटसोर्स इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन नाउ कंपनीज एंड गेट वर्क फ्रॉम पीपल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कॉस्ट इज लेस एंड इफिशियंसी इज इंक्रीज। एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्रीज से उनको वर्कर्स मिल सकते हैं, ठीक है। जिस प्राइस में वो चाहते हैं, जो स्किल वो चाहते हैं, वो उनको अवेलेबल होगा। ये अच्छी चीज़ है ना। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन हैज़ कनेक्टेड वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर। ड्यू टू इट द कंपनीज आर इजीली डूइंग द वर्क वेरियस पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल वन अमेरिका। देखो वो कोई भी अगर ये जो कंट्रीज वर्क कर रही है ना अलग अलग ग्लोबलाइजेशन लेवल में, मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्रीज में वर्क कर रही है, इससे क्या हो रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रहे हैं, और क्या इजी भी हो रहा है, उनको किसी भी पार्ट में वो अपना वर्क कर सकती हैं। अब इसका एक एग्जांपल दिया है कि अमेरिकन के कंपनी है, वो क्या इंडिया में अपना कॉल सेंटर लगाई है सॉफ्टवेयर का, जिसमें उनको क्या होता है, इंडिया के लेबर भी मिल जाते हैं, और वहाँ के अमेरिकन से, मतलब वहाँ के लेबर से अगर कराएंगे तो उनको हाई कॉस्ट में चार्ज करना पड़ता है, यहाँ पे उनको कम में करना पड़ता है, और इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको वो अपने काम के लिए रख सकते हैं।
ओके तो ये एक एग्जांपल दिया था। अब देखो एडवांटेजेस पढ़ते हैं, तो लेस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, अभी ऊपर भी हमने यही पढ़ा कि उनको कॉस्ट कम पड़ना चाहिए। देखो कंपनीज गेट द चांस ऑफ इट्स वर्क टू गेट इज डन इन कंट्रीज ऑफ लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो रिड्यूसेस। अगर उनको कम कॉस्ट में काम करवाना है तो अच्छी बात है, उनका कॉस्ट कम बनेगा और प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। अभी 19 क्वेश्चन के जो दोनों क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मल्टीनेशनल और ग्लोबलाइजेशन, उसके पॉइंट सिमिलर्स हैं। ठीक, आप लोग बस नेम चेंज करके लिख सकते हैं इजीली। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन इफिशियंसी, efficiency of the work of the people increase because it's concentrated on its main work and outsources secondary important work of the country। देखो इफिशियंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इफिशियंसी इंक्रीज करके वो अपना काम जल्दी कर सकते हैं, अच्छे वे से कर सकते हैं। ओके अब देखो रीचिंग टू एक्सपर्ट, सम कंपनीज डू नॉट हैव एक्सपर्ट्स फॉर पर्टिकुलर वर्क, इट कैन बी आउटसोर्स एंड कैन बी गेट इट डन। देखो कई कंट्रीज ऐसे होती हैं जिस चीज़ पे वो वर्क कर रही हैं वहाँ उनके कंट्रीज में एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं होते। अगर वो ग्लोबल बेस में कर रही है तो उनको किसी और कंट्रीज में तो एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे ना, उनसे वो वर्क करवा सकते हैं। ओके फ्लेक्सिबिलिटी, आउटसोर्स कंपनीज कैन एडजस्ट द नंबर ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी ये है जब उनको 100 वर्कर्स का नीड है तो वो 100 वर्कर्स हायर कर लेंगे। अब उनका काम कम हो चुका है, वो 100 वर्कर्स से करवा चुके हैं, अब उनको ओनली 50 वर्कर्स का नीड है तो वो 50 वर्कर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। फ्लेक्सिबल है, जब वो जितना चाहें उतना कर सकते हैं। वो बता देंगे पहले ही लेबर को कि देखो इतने दिन का काम है, आप इतने दिन में करके आपका काम खत्म। ओके अब देखो लॉस क्या है इसमें, ड्यू टू आउटसोर्स वर्कर of domestic countries do not get job and some workers may be removed from the work। अच्छा देखो जैसे मैंने इसमें बताया था, अब जैसे काम हो गया तो उनको रिमूव कर दिया जा रहा है, और एक क्या, जैसे उनको जो स्किल्स के चाहिए वो अदर कंट्रीज के वर्कर से करवा ले रहे हैं, और उनकी खुद की जो कंट्री है वहाँ के लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है जितना कि उनको होना चाहिए। देयर में भी प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, अब देखो दूसरे कंट्रीज से करवा रहे हैं, ओके तो थोड़ा इशू होगा क्वालिटी कंट्रोल में, थोड़ा वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लो क्वालिटी कर सकते हैं, हाई तो कर दिए तो अच्छी बात है लेकिन वो लो कर देंगे। देयर में भी रिस्क ऑफ डाटा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, अब देखो अदर कंट्रीज में जाके कर रहे हैं तो उनकी अपनी कंट्रीज की डाटा या सेफ्टी का थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्या पता वो लीक हो जाए। ओके तो कंक्लूजन ये है, कंपनीज शुड डू द वर्क ऑफ द source carefully, it should see their work is done effective or not। उनको अच्छे से ध्यान रख के अच्छे से मैनेज करके, अगर वो ग्लोबल लेवल में कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के सिक्योरिटी के साथ अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए। ओके आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा, और ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। तो जैसा आपने मेरे साथ पूरा एसएसटी का कंप्लीट किया है 1 सेट, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर आपको आगे ऐसे ही और भी पढ़ना है तो आप लाइक फॉलो शेयर कीजिए, एंड थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।